हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद कैरियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम बीएससी की टॉपिक्स तो पढ़ ही रहे थे, साथ ही साथ अब हम कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए कुछ कॉम्पिटिटिव बेस्ड जो टॉपिक्स हैं जो कंप्यूटर एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे आर्ट्स के बहुत सारे सभी सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सारे ही सब्जेक्ट एक तरह से कवर होते हैं कंप्यूटर एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव मैथ्स, रीजनिंग, इन सारे टॉपिक्स को हम, ताकि हमारी कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी बहुत अच्छी हो, इसलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी प्रिपरेशन हम यहाँ पे करेंगे। हम सारे टॉपिक्स को डे वाइज डे अध्ययन करेंगे। इसमें हम देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले इंट्रो देना बहुत जरूरी है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में हम इन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। भारतीय संविधान की विकास यात्रा कि भारतीय संविधान किस प्रकार से बना, किस प्रकार से वह पारित किया गया और किस प्रकार से फिर वह लागू हुआ, उसके बनने से पहले कैसे संविधान था, उसकी पूरी विकास यात्रा हम यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। अब फिर भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और फिर इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखेंगे हम। भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन हम देखेंगे, किस प्रकार से पुनर्गठन किया गया है। नागरिकता अधिनियम देखेंगे सारे हम। मूल कर्तव्य क्या है, हमारे मूल कर्तव्य क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे हम डे वाइज डे। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे, मूल कर्तव्य को देखेंगे, कार्यपालिका को देखेंगे, विधायिका को देखेंगे, न्यायपालिका को देखेंगे कि इन प्रकार ये क्या हैं, इनके क्या कार्य क्षेत्र हैं, इनकी क्या शक्तियां हैं। केंद्र व राज्य संबंध देखेंगे, संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था देखेंगे, कुल राज्यों के लिए विशेष उपबंध क्या है, भाषा संबंधी उपबंध क्या है, आपातकालीन जो उपबंध है वह क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनमें क्या क्या है, हम सभी देखेंगे। स्थानीय स्वशासन आयोग, परिषद, अधिकरण, भारत में निर्वाचन एवं दलीय व्यवस्था, भारत में सुरक्षा, सुशासन और संविधान संशोधन। भारतीय संविधान एक नजर में फिर हम ओवरऑल भारतीय संविधान का रिव्यू देखेंगे। सो गाइस, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हमें पहले हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज का हमारा टॉपिक है। गाइस, अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आई होप सो कि आपको भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी और आप कभी नहीं भूलेंगे अगर इस तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। यह वीडियो भले ही हमारा लंबा होगा गाइस, लेकिन आपको भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, क्या है, हम पूरा भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और जिस प्रकार से मैं अपन आज पढ़ेंगे उसके थ्रू आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो हम देख रहे हैं, तो प्रस्तावना होता क्या है। फिर प्रस्तावना के जो प्रमुख तत्व हैं वह हम देखेंगे कि प्रस्तावना के प्रमुख तत्व क्या हैं। जैसे कि भारतीय संविधान का स्रोत हम प्रस्तावना को कहते हैं, संविधान का स्वरूप है एक तरह से प्रस्तावना, संविधान का उद्देशिका होती है हमारी जो प्रस्तावना है। तो इन जो हम ये तत्व हैं प्रस्तावना के, ये क्या है। प्रस्तावना में उल्लेखित जो शब्द प्रस्तावना में आते हैं, जो हमने प्रीवियस ईयर की क्लासेस जैसे 9th में भी आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में तो सेपरेट हो जाते हैं सब्जेक्ट्स, लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने इसे पढ़ा होगा। सो गाइस, हम भारत के लोग जो हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये सारे शब्द का क्या मीनिंग है,
इन सारे शब्दों की मीनिंग बहुत ब्रॉड में बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। तो अगर आप पूरी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जिन जिन वर्डों का यूज हुआ है वह क्यों हुआ है और वह उनका अर्थ क्या है, अगर जब आप इतने अच्छे से पढ़ेंगे तो आई होप सो कि आप कभी इसे नहीं भूलेंगे। और इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस है, अगर आप थ्योरी इतनी अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, तो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे। प्रस्तावना की जो उपयोगिता है वह क्या होती है, यहाँ भी हम देखेंगे। क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय है? जो हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना बन चुकी है, क्या वह उसमें परिवर्तन हो सकता है? तो हो सकता है, तो किस अधिनियम के थ्रू परिवर्तन होता है? और इससे रिलेटेड फिर हम लास्ट वीडियो में, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसके बाद पार्ट 2, उसमें हम इससे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रस्तावना है क्या। तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रस्तावना का। जब भी आपको किसी एग्जाम में या फिर कभी भी किसी टॉपिक पे निबंध लिखना होता है, तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखते हैं, रूपरेखा लिखते हैं। रूपरेखा में आप फर्स्ट जो पॉइंट होता है आपका वह प्रस्तावना होता है। तो प्रस्तावना में आप क्या लिखते हैं? जिस भी टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हैं वह आप ओवरऑल अपना प्रीव्यू देते हैं कि जैसे हम किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, जैसे हम जल संरक्षण पे अगर हम हमारा निबंध लिख रहे हैं, तो हम सबसे पहले जल संरक्षण पे बता देते हैं। पहले तो जल संरक्षण है क्या, हम इसे किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से व्यय हो रहा है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका परिवर्तन करके एक तरह से हमारे मस्तिष्क में उस टॉपिक को लेके जो भी चल रहा होता है, तो हम उसका ओवरऑल हमारे निबंध का एक तरह से प्रीव्यू वहां पर दे देते हैं प्रस्तावना में। ठीक इसी प्रकार जो हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, वह पूरा जो हमारा भारतीय संविधान जो बनाया गया है भारतीय के नागरिकों के लिए, जो भारतीय संविधान बनाया गया है, वह जो प्रस्तावना है वह ओवरऑल प्रीव्यू हमें रख देती है। अगर आपने प्रस्तावना एक बार बहुत ही अच्छे से समझ लिया ना, तो आपको भारतीय संविधान समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और इजीली आप भारतीय संविधान को समझ लेंगे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। उसे समझने में बहुत हेल्प होगी आपको अगर उसकी आप प्रस्तावना को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। तो प्रस्तावना क्या होती है? किसी भी जो टॉपिक है हमारा, उसकी भूमिका होती है। इसी प्रकार जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों की, जो हमारे भारतीय संविधान के आदर्श हैं, उद्देश्य हैं, सरकार का जो स्वरूप है, संविधान के जो स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की जो तिथि है आदि का संक्षेप में इसमें उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। तो आई होप आपको प्रस्तावना क्या है पता चल गया होगा। प्रस्तावना भारतीय संविधान की एक भूमिका की भांति है, जिसमें भारतीय संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और सरकार का स्वरूप, संविधान के जो स्रोत से संबंधित प्रावधान और अधिनियम के लागू होने की जो तिथि है, इसका संक्षेप में उल्लेख या वर्णन किया गया है प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना से रिलेटेड जो प्रमुख पॉइंट है जो कि एग्जाम में बनते हैं, आप यहाँ पे देखिए कि जो प्रस्तावना है उसके बारे में क्या विचार है। प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान की परिचय पत्र की संज्ञा दी है। संविधान के जो परिचय पत्र की संज्ञा दी गई है, जो हमारी प्रस्तावना है गाइस, उसे संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। संविधान का परिचय पत्र क्या है? प्रस्तावना। और जो संविधान का जो परिचय पत्र है, उसे इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? यह इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो जो हमारे N.A. पालकीवाला है, जो कि प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ हैं। क्या है? यहाँ प्रसिद्ध न्यायविद हैं और संविधान विशेषज्ञ हैं। N.A. पालकीवाला, इन्होंने जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव
जो है हमारी जो भारतीय संविधान है उसमें प्रस्तावना का आविर्भाव मतलब किसी भी चीज को अपनाना, कब अपनाया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर सन 1946 को अपनाया गया है, उसका आविर्भाव किया गया है। और यह किसके थ्रू किया गया है, कैसे किया गया है, तो जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जो रखा गया उद्देशिका प्रस्ताव है, उद्देशिका प्रस्ताव के थ्रू यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में इसका आविर्भाव किया गया था प्रस्तावना का। और यही कारण है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसे हम उद्देशिका कहकर भी संबोधित करते हैं। देखो, एक तो हमें यहाँ पे यह पता चल गया कि जो प्रस्तावना है इसे हम भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। सेकंड, इसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। तो उद्देशिका क्यों कहते हैं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, क्योंकि जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इसका आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आविर्भाव मतलब इसको अपनाया गया है सन 13 दिसंबर को अपनाया गया है। 13 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा में जो उद्देशिका प्रस्ताव रखा गया था उसके थ्रू इसे अपनाया गया है। इसी कारण उद्देशिका प्रस्ताव के थ्रू संविधान में प्रस्तावना को आविर्भाव किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, यह 13 दिसंबर 1946 को रखा था और जो उद्देशिका प्रस्ताव से इसे लिया गया है, इसी कारण हम इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम उद्देशिका कहकर संबोधित करते हैं। प्रस्तावना जो है हमारी वह कहाँ से ली गई है, तो जो प्रस्तावना है गाइस वह हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि अमेरिका का जो संविधान है वह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, जो कि वह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। अमेरिका का जो आप नोट डाउन कर लीजिए इसे, जो अमेरिकीय संविधान है वह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, प्रथम लिखित संविधान है। और इससे ही हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना लिया गया है। लेकिन जो हमारी प्रस्तावना की जो भाषा है उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह ऑस्ट्रेलियाई भाषा का उस पे संविधान की प्रस्तावना में हमारे उस ऑस्ट्रेलियाई भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह अमेरिकीय संविधान से लिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। और जो हमारा इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन एक और ओवरलैप हो रहा है कि प्रस्तावना तो हमारी अमेरिकी संविधान से ली गई है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, प्रस्तावना की जो भाषा है उसमें किस देश के संविधान की भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऑस्ट्रेलियाई जो देश है उस देश की संविधान की जो भाषा है वह हमारी प्रस्तावना में उसका प्रभाव देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलियाई भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है गाइस। और जो हमारी प्रस्तावना है वह अमेरिकी संविधान से ली गई है। अब यहाँ पे देखिए आप प्रस्तावना से रिलेटेड एक और पॉइंट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 को के थ्रू अधिनियम 1976 को हुआ था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को शामिल किया गया है। जो हमारी प्रस्तावना है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जो हमारी प्रस्तावना है प्रियम्बल है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में समस्त व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी इति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। में जो
शब्द यूज हुआ है अखंडता, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। तो इन जो शब्दों को शामिल किया गया है वह हमारी प्रस्तावना में बाद में शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। यहाँ पे यह क्लियर हो रहा है आपको कि हम हमारी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें संशोधन कर सकते हैं, बट एक निश्चित दायरे में रहकर। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को शामिल किया गया है। जो हमारी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द हैं इन्हें कब शामिल किया गया है और कैसे शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू सन 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया है। तो प्रस्तावना आपने देख लिया है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। और आप प्रस्तावना अगर गाइस बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको संविधान को समझने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। जो भी हम आगे एक्ट पढ़ेंगे, जितना भी हम कुछ पढ़ेंगे आगे संविधान से रिलेटेड, तो आपने अगर प्रस्तावना अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। तो प्रस्तावना ध्यान से सुनिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि भारत जो भी डिसीजन लेगा, आंतरिक डिसीजन हो कोई भी, उसके क्रियान्वयन, शासन संचालन के लिए जो भी वह डिसीजन लेगा उसमें उसको किसी भी बाह्य शक्ति या बाह्य राष्ट्र, विदेशी शक्ति की जरूरत नहीं है। वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इंडिपेंडेंट है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक। इन सारे शब्द का क्या मीनिंग है मैं यहाँ डिटेल में हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसमें उन समस्त जो नागरिक रह रहे हैं भारत में उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, साथ ही साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी इति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो गाइज आपको समझ में आ गई होगी जो प्रस्तावना क्या है। इसे हम इन सारे सब की समाजवादी का क्या अर्थ है, पंथनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, लोकतंत्रात्मक का क्या अर्थ है, समाजवादी क्या होता है, आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था, विचार, अभिव्यक्ति, इन सारे टॉपिक्स को हम अभी देख रहे हैं आगे, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए कि प्रस्तावना हमारी कहना क्या चाहती है। फिर हम इसे फिर से एक बार देख लेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप इस टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए कि 26 नवंबर सन 1949 को जो हमारा भारतीय संविधान है उसे अंगीकृत किया गया है। यह अभी एयरफोर्स 2020 शिफ्ट सेकेंड में जो 6 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था एयरफोर्स 2020 रैली का, एयरफोर्स का जो एग्जाम हुआ था गाइस, इसमें सेकंड शिफ्ट में जो 6 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को। और लागू कब हुआ है दोस्तों? 26 जनवरी 1950। संविधान के मुख्य तत्व हैं कि संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्वरूप हमें प्रस्तावना बताती है। प्रस्तावना का जो मुख्य तत्व है जो हमें प्रस्तावना देती है, संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है, तो संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप और संविधान का उद्देश्य। हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है उसमें हमने एक पार्ट में विभाजित कर दिया है। एक पार्ट में हमने प्रस्तावना को इस प्रकार से विभाजित कर दिया है, संविधान का स्वरूप क्या है यह वह बताती है, संविधान का उद्देश्य क्या है यह बताती है, और
संविधान का स्रोत क्या है, यह हमें प्रस्तावना बताती है। तो स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत तो हम ही हैं, हम भारत के लोग अर्थात जनता। जो हमारा भारत संविधान है वह जनता के लिए ही तो बनाया गया है ताकि शासन संचालन अच्छे से हो। तो स्रोत क्या है हमारा भारतीय संविधान का? स्रोत, स्वरूप, संविधान का स्वरूप क्या है और संविधान का क्या उद्देश्य है, इसमें हमने डिवाइड कर लिया है प्रस्तावना को समझने के लिए। और अब हमें पता है स्रोत क्या है। तो हम भारत के लोग ही अर्थात जनता ही इसका स्रोत है। संविधान का स्वरूप क्या है? तो संविधान जो हमारा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और एक हमारा यहाँ गणराज्य है। अब हमारा जो संविधान है इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को हम प्रस्तावना अभिव्यक्त करती है। संविधान का उद्देश्य जो न्याय दिलवाना, जो भी भारत के नागरिक हैं उन्हें, उन सभी नागरिकों को न्याय दिलवाना। किस प्रकार का न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता दिलवाना। स्वतंत्रता किस प्रकार की होना चाहिए? नागरिकों को विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वह अपनी अभिव्यक्ति कर पाए, विश्वास की स्वतंत्रता होनी चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह किसी भी धर्म, जिस धर्म को वह अपनाना चाहता है वह अपना सकता है, और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, जो समाज में उसकी प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त कराने की उसको समानता उपलब्ध कराना, यह संविधान का उद्देश्य है। व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, यह संविधान का उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से किसी भारत का जो भी एक नागरिक है जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है उसकी गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा को कहीं भी आंच ना आए। राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब हमारा जो राष्ट्र है विभिन्न धर्मों वाला जो राष्ट्र है, वैविध्यपूर्ण जीवन वाला जो राज्य है, जहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोगों का पहनावा वगैरह सब कुछ अलग है। तो उन सब में राष्ट्र की एकता बनी रहे कि अलग भाषा, अलग क्षेत्र, अलग खान पान व्यवस्था। तो इस वैविध्यपूर्ण संस्कृति में हमारा जो राष्ट्र है वह एकता के सूत्र में बना रहना चाहिए और वह अखंड रहना चाहिए। यह हमारे संविधान का उद्देश्य है। बंधुता, इस प्रकार की जो बंधुता है वह बढ़े। तो जो प्रस्तावना में का ओवरऑल सार जो हम लेते हैं वह इस प्रकार से होगा। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। किस प्रकार से हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की जो गरिमा है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी इति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यह जो आत्मर्पित करते जो हमारी प्रस्तावना है वह हम भारत के लोग अर्थात हम भारत के जो लोगों के द्वारा ही इस संविधान को बनाया गया, स्वीकार किया गया तथा स्वयं को ही अर्पित किया गया, खुद के द्वारा बनाया गया, खुद के द्वारा अपनाया गया है और स्वयं को ही अर्पित किया गया है कि हमें इसका पालन करना है और अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। इसका ओवरऑल प्रीव्यू इस प्रकार से हम कहेंगे कि भारत के लोगों के द्वारा ही संविधान बनाया गया है, उनके द्वारा स्वीकार किया गया है, स्वयं को अर्पित किया गया है और स्वयं के ऊपर लागू भी किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित किया गया है।
अब हम देख लेते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आप हेडिंग डाल लीजिए। जो हमारी संविधान सभा में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का प्रयोग किया गया है, वास्तव में उसका अर्थ है क्या? तो इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक और विदेशिक मामले में बिना किसी बाह्य दबाव और प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। अर्थात भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा हुआ है गाइस वहां पर। तो इसका जो अर्थ होगा, भारत अपने जो आंतरिक या फिर वैदेशिक मामले, कोई भी मामले क्यों ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का बाह्य दबाव और प्रतिबद्धता को पालन नहीं करता, कि उसमें कोई बाह्य दबाव नहीं होगा, कोई भी प्रतिबद्धता नहीं होगी, वह स्वतंत्र है अपना स्वयं का निर्णय लेने के लिए। अब बाह्य दबाव और आंतरिक दबाव कैसे? आंतरिक मामले और बाह्य मामले किस प्रकार से दबाव, कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें वह स्वतंत्र है? जैसे राजनीतिक मामले हो, आंतरिक मामले हम देख रहे हैं, राजनीतिक मामले जो कि अपने देश के राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले, सामाजिक मामले और धार्मिक मामले, जो इन मामलों को समझने और इनका जो भी इनमें परिवर्तन करना है, जो भी इनमें क्रिएशन करना है, उसके लिए जो भारतीय संविधान भारत है वह स्वतंत्र है। इसके लिए उसे किसी भी प्रकार की वैदेशिक मामले में बिना किसी बाह्य दबाव और प्रतिबद्धता के निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यह अर्थ है। बाह्य मामले जैसे विदेशिक मामले, हमारे जो मित्र देश है, किन देशों से हमें मित्रता करनी है, कौन से देश है जो हमारे शत्रु देश हैं, जैसे पाकिस्तान और चीन हमारे शत्रु देशों की लिस्ट में आ रहे हैं, किन देशों के साथ हमें संधि करनी है, इन सभी के लिए जो हमारा भारत देश है वह स्वतंत्र है, वह संपूर्ण प्रभुत्व है, अर्थात निर्णय लेने में सक्षम है। इसके लिए उसे किसी बाह्य शक्ति या विदेशी शक्ति या किसी भी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं समाजवादी का अर्थ क्या होता है। सोशलिस्ट। तो समाजवाद है क्या? समाजवाद एक विचारधारा है गाइस, जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं। जो हमारा समाजवादी शब्द का जो प्रस्तावना में यूज किया गया है, उसका अर्थ होता क्या है? तो समाजवाद जो है हमारा एक विचारधारा है, जिसमें समता के लगभग प्रत्येक आयाम जो है वह परिलक्षित हो। समता के प्रत्येक आयाम परिलक्षित होने से तात्पर्य क्या है? जो भी व्यक्ति की स्किल डेवलपमेंट के लिए जितने भी कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे, वह समाज में उन प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान होना चाहिए, समान रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्किल डेवलप के लिए समान अधिकार उसमें प्रदान किए जाएंगे। तो यह एक विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वह संपत्ति का हो या साधनों की समानता से संबंधित हो, या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा के अवसर हो और अवसर की समानता हो। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। जो हमारा भारतीय संविधान है, जो समाज है, वह लोकतांत्रिक समाजवाद है के सन्निकट है। लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वह नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित है। भारतीय संविधान में जो लोकतांत्रिक समाजवाद कहा गया है, जो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है, तो यह विचारधारा किसकी थी? इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन बनेगा। तो नेहरू जी की यह विचारधारा थी लोकतांत्रिक समाजवाद की, जो कि हमारे भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा इस शब्द को अपनाया गया था 1946 में, जो कि हमने अभी देखा था 1946 अधिनियम 1976 में अपनाया गया था। सॉरी गाइस, 1976 में अपनाया गया था। तो जहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद जो विचारधारा है वह नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व के लक्षण मौजूद हैं।
भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित तत्व हैं गाइस। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। इसमें सार्वजनिक क्षेत्रों को वरीयता प्राप्त है। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्राप्त है। आयाम और जीवन स्तर की असमानता, गरीबी, बीमारी को कम करना, संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना और मजदूरों एवं वित्त वर्गों का कल्याण करना। यह हमारी जो समाजवादी जो हमारा समाज है, हमारे समाज में जो समाजवादी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक समाजवाद जो अपनाया गया है हमारे भारतीय संविधान में, लोकतांत्रिक समाजवाद, जो कि नेहरू जी की विचारधारा थी, उसकी निम्नलिखित तत्व हैं कि संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना, मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना, आयाम और जीवन स्तर की असमानता और गरीबी को कम करना, सार्वजनिक क्षेत्र व निजी जो क्षेत्र हैं का सह अस्तित्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की वरीयता प्राप्त हो। इस प्रकार यह हमारी लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व है, यह उद्देश्य है उसके एक तरह से। योजना आयोग पूर्ववर्ती एवं वर्तमान में नीति आयोग लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्य की प्राप्ति को ही दर्शाते हैं। यह नोट डाउन कर लीजिए, जो योजनाएं वह यह दर्शाती हैं। अब पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, जो कि हमारे भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में यूज किया गया है। तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है मूल रूप से जो भारतीय संविधान में यह शब्द भले ही ना हो, जो पंथ निरपेक्ष है वह बाद में शामिल किया गया है। जो हमने देखा था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को बाद में शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के थ्रू। तो मूल रूप से यह भारतीय संविधान में भले ही नहीं था, पहले भले ही ना रहा हो, किंतु भारतीय समाज प्रारंभ से ही अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत को सौहार्दपूर्ण तरीके से सजाए हुए थे। अर्थात यहाँ पे भले विविधतापूर्ण बहुसांस्कृतिक विरासत थी हमारी, लेकिन सभी लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे से मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते थे। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? तो पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है वास्तव में? धर्म और राजनीति के अलावा, अर्थात धर्म और राजनीति के मैंने अलावा बोल दिया था, यह अलगाव है। पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? तो धर्म और जो राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। अर्थात सभी पंथ निरपेक्ष का जो अर्थ है वह सभी धर्म समान है। कोई भी जो राज्य पर्टिकुलर एक धर्म का नहीं होगा और ना ही किसी धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक यह हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है। यही कारण है कि धर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर और सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है। जो हमारे भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष को अपनाया गया है, इसी कारण आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान तरीके से अपनाया जाता है, सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। पंथ निरपेक्षता शब्द मूल रूप से जो प्रस्तावना में नहीं था, बट इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में अब हम देखते हैं लोकतंत्रात्मक
डेमोक्रेटिक, हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो लोकतंत्रात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, वास्तव में इसका अर्थ है क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उससे क्या अभिप्राय है? शासन संचालन की शक्ति। जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह शासन संचालन के लिए ही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक तरह से यह शक्ति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वह शासन संचालन की शक्ति है, जो कि जनता के पास है कि जनता खुद अपना एक प्रतिनिधित्व चूज करेगी अपनी वोटिंग के थ्रू, और वह अप्रत्यक्ष रूप से जो वोटिंग के थ्रू वह प्रतिनिधित्व चुनती है, वह अपना राष्ट्रपति चुनता है बाद में आगे चलकर। इसकी एक यह प्रक्रिया है, इस प्रोसेस के दौरान यह होता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था से अभिप्राय है वह शासन संचालन की शक्ति से है। संप्रभुता भारत की जनता में ही निहित है, जो कि भारत की जनता में ही निहित है इसकी शक्ति। अच्छा, यहाँ जो प्रतिनिधित्व जनता चूज कर रही है और फिर वह अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रोसेस के दौरान अपने राष्ट्रपति का चुनाव कर रही है, जो कि शासन संचालन करेगा। तो बाकी जो हमारे भारतीय संविधान में ज्यादातर शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास होती है। सो आगे हम देखेंगे इन सारी चीजों को। तो लेकिन ओवरऑल जो शक्ति है जनता में ही निहित है, क्योंकि जनता बहुत सारे जनता अपना जनमत संग्रह करा लेगी जब शासन संचालन अच्छे से नहीं होगा। प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुला लेगी, राइट टू रिकॉल, ये शक्तियां उसके पास प्राप्त है। परिप्रेक्षा पहल या इनिशिएटिव जो है, इसके थ्रू वह जो अपना उन्होंने चूज किया है कैंडिडेट को, उससे क्वेश्चंस कर सकती हैं, उसे वापस बुला सकती हैं, जनमत संग्रह कर सरकार को हटाकर नई सरकार की मांग कर सकती है। तो यह शक्ति जनता में ही निहित है। लोकतंत्र एक प्रक्रियागत प्रणाली है, वही यहाँ पे कहा गया है। जो हमारा लोकतंत्र है वह शासन संचालन की शक्ति है, जिसका की जो संप्रभुता है वह भारत की जनता में निहित होती है। और लोकतंत्र जो है एक प्रक्रियागत प्रणाली है, जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं और व्यवस्था को अधिक जीवंत बनाते हैं। लोकतंत्र की मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे मैंने बताया कि आप एक प्रत्यक्ष रूप से एक अपना विधायक चुनते हैं और वह विधानसभा में जाकर अपना एक मुख्यमंत्री बनता है विधानसभा में का प्रमुख, और फिर वह राज्यसभा में उसी के थ्रू राज्यसभा का चुनाव होता है। जो हमारे विधायक हैं वहां पे वोटिंग करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सरकार चूज करते हैं। यह एक प्रोसेस है जो हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे वही कहा गया है, प्रत्यक्ष तंत्र और अप्रत्यक्ष तंत्र दो लोकतंत्र के प्रकार होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है। जैसे स्विट्जरलैंड में क्या होता है, जनता स्वयं अपना सरकार बनाती है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास प्रमुख औजार अस्त्र हैं, जिनका प्रयोग कर लोकतंत्र और निखरता है। ये हैं परिप्रेक्षा पहल, इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, राइट टू रिकॉल और जनमत संग्रह, प्लेबिस्सिट आदि। जो है, अगर सरकार अच्छे से शासन संचालन नहीं कर रही है तो वह जनमत संग्रह के थ्रू वह सरकार को हटाकर नई सरकार हम बना सकते हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें एक कार्यकारिणी अर्थात मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी और
जवाबदेही होती है। संविधान की जो प्रस्तावना के लिए लोकतांत्रिक शब्दों में ना तो केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यह हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वह राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। अब हम देख लेते हैं गणराज्य जो शब्द का यूज किया गया है इसका अर्थ क्या है। तो गणराज्य एक गणतंत्र या गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। जो भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, वही हम प्रत्यक्ष रूप से विधायक चूज करते हैं जो कि आगे चल के परोक्ष रूप से वहां पे वोटिंग होती है और हमारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो वही यहाँ पे एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है जो कि परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के थ्रू वह बना हुआ है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से देश की शासन को संचालित करता है। दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य में के बजाय देश की जनता में निहित होती है। अब न्याय जो है शब्द का यूज हुआ है, तो न्याय क्या है? न्याय के अंतर्गत क्या होता है? तो न्याय के अंतर्गत व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। न्याय किस किस प्रकार के? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय शामिल है। ये तत्व रूसी क्रांति से प्रेषित किए गए हैं। जो न्याय है वह हमें कहाँ से कब शामिल किया गया है? ये न्याय सब जब रूस की क्रांति हुई थी तब इससे यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो शामिल किए गए हैं, जो कि रूसी क्रांति जब हुई थी इसके बाद यहाँ हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। यह क्वेश्चन बनेगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कब शामिल किए गए हैं? तो जब इस संविधान निर्माण के जो रूसी क्रांति हुई थी उसके बाद देखा गया और जो कमियां हमें महसूस हुई उसके थ्रू यहाँ पे हमारे भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल किए गए हैं। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार से है। किसी वर्ग के विशेषाधिकारों का उल्लंघन न हो तथा संपत्ति की असमानता, निर्वाचन व प्रतिनिधित्व में भेदभाव या सभी को समान रूप से इन भेदभावों से मुक्ति प्रदान कराना ताकि शांतिपूर्ण व समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके, यह हमारा इसीलिए यहाँ न्याय शामिल किया गया है। और न्याय आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो न्याय है उसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया है जो कि रूसी क्रांति के द्वारा प्रेषित हमारे संविधान में ऐड हुआ है। और यह क्वेश्चन बनेगा, यह इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक पक्ष में यह आप पढ़ सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। स्वतंत्रता क्या है? तो स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंधों का निषेध तथा उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान की उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उद्घोषणा करती है। मूल अधिकारों के माध्यम से इन्हें सुनिश्चित किया गया है तथा इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तन हो सकता है, इसमें बनाया गया है। क्षमता, इक्विलिटी क्या है? तो क्षमता किस प्रकार की समानता होनी चाहिए? तो संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लंघन किया गया है।
जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समाज को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। कि हमारे जो भारतीय संविधान में समाज में जो भी व्यक्ति रह रहा है उसे समान प्रतिष्ठा के समान अवसर उपलब्ध, प्रतिष्ठा में उसकी प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार का उल्लंघन ना हो, किसी भी प्रकार की आंच ना आए कि अगर वह वर्ण व्यवस्था, जैसे कि वह उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण विभाजन किया गया था कि क्षत्रिय वैश्य किसी कर्म के आधार पर विभाजन किया गया था ऋग्वैदिक काल में, फिर वह उत्तर वैदिक काल में जाति के अकॉर्डिंग वह होने लगा, पहले कर्म के आधार पर था। तो जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो भेदभाव किए जा रहे थे उसे हमारे भारतीय में बहुत पीछे चला गया हूँ। और अब हम जो भारतीय संविधान में अभी भी कुछ एक जो असमानताएं हैं उनकी प्रतिष्ठा, जो निचली जाति के हैं उनकी प्रतिष्ठा में आंच ना आए, इस प्रकार से सभी को समान अवसर हो, सभी को अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए समान अवसर उपलब्ध हो, यह समानता हमारे भारतीय संविधान में अपनाई गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम हैं, इसमें शामिल किए गए हैं। सामाजिक आयाम देखा गया है, उसका राजनीतिक आयाम देखा गया है और आर्थिक समानताएं को भी स्थान दिया गया है कि आर्थिक रूप से भी उसकी इक्वलिटी लाने के लिए बहुत सारी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हें उठाने के लिए। राजनीतिक समानताएं भी लाई गई हैं कि राजनीति में उनके लिए अलग से सीट आरक्षित की गई है ताकि उनकी एक समानता आए। सामाजिक समानताओं के लिए भी सीट आरक्षित की जाती है, जैसे कोई भी जो एग्जाम होता है उसमें उसके थ्रू सभी ST SC वर्ग के अकॉर्डिंग सीट्स खाली होती हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात की गई है, जिसके अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक विधिक रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि के भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान हैं। उनसे लोक नियोजन में भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और ना ही सार्वजनिक स्थानों पर। अनुच्छेद और इसके लिए हमारे संविधान में जो अनुच्छेद हैं 14, 15, 16, 17, 18 में यह बताए गए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अब बंधुत्व क्या होता है? बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य, जो कि हमें अनुच्छेद 51 का में मिलता है, के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है यह अनुच्छेद। एक बार फिर से देख लीजिए, जो बंधुत्व है इसका अर्थ सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना है कि हम सभी जो नागरिक है सभी नागरिकों को बीच एक समानता हो, एक भाईचारा हो, के बीच एक होने की भावना हो। उस भावना को जागृत करने से इसमें बढ़ावा दिया गया है। सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य में भी इसलिए जो एकल नागरिकता अधिनियम और मौलिक कर्तव्य है इसके थ्रू जो अनुच्छेद 51 का है हमारे भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है, के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है यह अनुच्छेद। अब व्यक्ति की गरिमा क्या है? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। KM मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुनिश्चित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है
वह किसी भी व्यक्ति के चरित्र पे आंच नहीं उठा सकता। वह यह मानता है कि सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लेखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकार के अनुच्छेद जो 21 को व्यापकता प्रदान की गई। इसमें अनुच्छेद 21 में इस व्यक्ति की गरिमा को लेकर व्यापक रूप से इसके लिए अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, जो हम आगे देखेंगे। राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता से क्या तात्पर्य है? जो हमारा बहुवादी संस्कृति विरासत के साथ जो हमारा राष्ट्र है बहुवादी, तो इसमें एकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए यह राष्ट्र की एकता और अखंडता वर्ड का बाद में जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को यहाँ शामिल किया गया था, अखंडता शब्द। तो वही है यहाँ बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है गाइस। अतः मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य माना गया है कि वे अपने राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। यह आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हमारी भारतीय संविधान की उपयोगिता है वह क्या है? प्रस्तावना जो है हमारी प्रस्तावना भारतीय संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त रूप है। जो हमारा भारतीय संविधान जो कि काफी विस्तृत है, इसका संक्षिप्त रूप में हमें वर्णन प्राप्त हो जाता है। यह उपयोगिता है कि हम हमारा जो भारतीय संविधान है उसे एक नजर में देख सकते हैं। यह संविधान की आत्मा है। जो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है उस प्रस्तावना को कहा गया है। इससे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो और उसका ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा प्रस्तावना जितनी अच्छे से क्लियर होगी आपको संविधान उतने ही अच्छे से समझ में आएगा। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। उन्होंने इस प्रस्तावना को किस प्रकार से परिभाषित किया है? संविधान की जो प्रस्तावना है वह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। के.एम. मुंशी के अनुसार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उन्होंने उसे इस प्रकार से परिभाषित किया है, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली इसे कहा है। प्रस्तावना को उन्होंने हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है प्रस्तावना। उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि मुंशी ने प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख हमें मिल जाता है। प्रस्तावना में हमें क्या मिलता है? प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा क्या ध्येय है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, या हमें संविधान में को एक ही झलक में देखने को यहाँ पे हमें मिल जाता है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइज। आप एक बार अब जो आपने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है तब आप प्रस्तावना को एक बार पढ़ के देखिए, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जो कि हमें जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका ओवरऑल प्रीव्यू जो है भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया गया है, स्वीकार किया गया है और स्वयं को ही अर्पित किया गया है, अर्थात अपने ऊपर ही लागू किया गया है। भारतीय संविधान
जो है वह भारतीय जनता को समर्पित है। जो यही भारतीय प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी इति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा गाइज। आई होप दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वह भी इसकी हेल्प ले पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।